ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साउंड चैप्टर खत्म कर लिया था। तो चलते हैं हम लोग लाइट की तरफ। लाइट, इसका पार्ट है लाइट। लाइट, हाँ, मतलब प्रकाश। देखो, इस लाइट को जब हम वेव्स पढ़ रहे थे, और वेव्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? गामा था, एक्सरे था, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, देख दो ये सब। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सारी सारी चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और उसमें जो विजिबल लाइट था उसको हमने छोड़ के रखा था कि हम जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जो लाइट है, लाइट एक तरीके की क्या है? वेव है। और पूछेगा कौन सी वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसका नेचर कैसा है? ये ट्रेवल कैसे करती है? ये ट्रेवल करती है ट्रांसवर्स वेव की तरह। ट्रांसवर्स वेव की तरह। इसका नेचर कैसा रहता है? मतलब ये ऐसे ऐसे जाती है ना? ऐसे ऐसे साइन वेव में, साइन वेव में। तो लाइट, अगर पूछेगा कि भाई लाइट क्या है, लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग नेचर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या? उसका जो मूवमेंट करने का तरीका है वो ट्रांसवर्स की तरह है, न कि लॉन्जिट्यूडनल की तरह। साउंड का मूव करने का तरीका ट्रांसवर्स भी है, लॉन्जिट्यूडनल भी है, वो डिपेंड करता है कि कहां से निकलता है। ठीक है, लेकिन लाइट ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, देखो, लाइट की स्टडी क्या कहलाएगी? स्टडी ऑफ लाइट। जैसे साउंड की स्टडी क्या कहलाती थी? अकॉस्टिक। वैसे ही लाइट की स्टडी कहलाती है ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, है ना? तो जो चश्मे वाले रहते होंगे उनके नाम के आगे या पीछे कहीं ना कहीं लिखा रहता है ऑप्टिशियन, है ना? तो ऑप्टिशियन का मतलब क्या है भाई? ये लोग वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका रिलेशन लाइट के साथ है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने कहा कि भाई लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ खासियत क्या थी? ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ये सॉलिड लिक्विड गैस में जा सकती है कि नहीं जा सकती? सॉलिड लिक्विड गैस में जा सकती है। सबसे तेज किस में जाएगी? सॉलिड, लिक्विड या गैस में? गैस में। ठीक है, सबसे तेज गैस में जाएगी। लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। सॉरी, लाख मीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद और एक स्पेसिफिकेशन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कैसे मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन में, यानी ये हमेशा ऐसे जाएंगी। मतलब इनका मूवमेंट करने का तरीका ऐसे ऐसे होता है, नेचर। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर जैसे ये यहाँ ऐसे जा रहा है और यहाँ पर मैंने कोई दीवार खड़ी कर दी तो इसको ऐसे लांग के ऐसे चला जाएगा, या समझ में आया? लेकिन साउंड कैसा है? साउंड ऐसे जा रहा था, ऐसे मूव के लांग के जा सकता है, लेकिन लाइट नहीं जा सकती। लाइट हमेशा या तो इसको छेद कर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर कोई पारदर्शी रहेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास रहेगा, तो उसके अंदर घुस जाएगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन वो जाएगी हमेशा सीधा ही। समझ में आया? इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जब मैं वेव पढ़ा रहा था। तो जैसे तुम्हारा पतरा रहेगा तो पतरे में थोड़ा सा छेद कर देना,
तो जब सुबह होगी तो इसमें से जब लाइट निकलेगी तो देखना वो सीधा एकदम स्ट्रेट आती है, कितना साइज का होल रहेगा उतने में से, है ना। ओके, चलो अब अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है ये जो लाइट है, लाइट जब ये सूरज से निकलती होगी तो ये सिर्फ पृथ्वी की तरफ आती होगी? सब जगह जैसे ये बल्ब जल रहा है, तो जब बल्ब जलता है तो चारों तरफ हर दिशाओं में ये प्रकाश को भेजता है ना, हर दिशाओं में, हर दिशा में। उसी तरीके से जब सूरज से, मैं इसको थोड़ा सा सूरज मामा को ले लेता हूँ, अभी हो नहीं रहा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ, जैसे इसी में समझ लो, बाद में देखूंगा। ये जो सूरज है, सूरज से जब लाइट धरती की तरफ आती है तो कितने की स्पीड से आएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी। फिर भी इसे धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। तो अगर सूरज आसमान में डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, आसमान में अगर सूरज गायब हो गया तो इस सूरज से निकलने वाली जो रेज है उन्हें धरती पे आने में 8 मिनट 30 सेकेंड लगेगा, यानी हमें 8 मिनट 30 सेकेंड बाद पता चलेगा कि आसमान में सूरज गायब हो गया। समझ में आया क्या? तो इस स्पीड के बेसिस पर हम सूरज और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। समय हमें पता चल गया, उसका स्पीड पता ही है, और डिस्टेंस निकालेंगे तो धरती और सूरज के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस हमें निकलता है। इतना क्लियर है? ओके, चलो अब हम इस लाइट में होने वाली कुछ क्रियाएं देख लेते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि लाइट लाइट के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जैसे लाइट के साथ हो सकता है कि लाइट किसी सरफेस पे पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं परावर्तन। परावर्तन। या हो सकता है लाइट ऐसे सरफेस पे पड़े कि उसके अंदर ही घुस जाए, तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। इसको कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। या हो सकता है लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर पड़े जहां से न तो रिफ्लेक्ट हो और ना ही उसके अंदर घुसे, वो बिखर जाए, तो बिखर जाने को हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है। तो हमें लाइट के इस 3 बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, उसके बाद हम समझेंगे कि लाइट का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पहले क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 1 नंबर रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन कभी भी होगा तो हमेशा किसी स्मूथ सरफेस के साथ ही होगा। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। कैसे ऑब्जर्व होगा कि मान लो इधर से ये लाइट जा रहा है, ठीक है, लाइट, और तुमने यहां पर कोई मिरर लगा दिया, ठीक है, ये क्या है? मिरर। तो ये लाइट, अब मिरर क्या खुरदुरा खुरदुरा होता है, मिरर का सरफेस एकदम चिकना होता है ना। तो जैसे ही ये लाइट इस पर पड़ेगी, ये क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। कभी कभी अगर इसी मिरर को हम सीधा ऐसे लगा दें, ठीक है, सीधा मिरर को ऐसे मैंने सीधा लगा दिया और यहां खड़ी होकर के तुम यहां खड़ी होकर के लाइट मारो, और लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, लाइट ऐसे जाएगी और इस मिरर से टकरा के वापस आ जाएगी। तो कभी कभी लेजर लाइट मारते हुए देखा है, बचपन में हम लोग लेजर खरीदते थे, वो छोटू सा आता था रेड वाला, और
किसी मिरर में मारते थे और उसको देखते थे कहाँ गया, तो कभी इधर दीवार पे तो कभी इधर दीवार पे, कभी हमारे ऊपर ही आके चिपक गया रहता है और हम ढूंढते रहते कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया। ये प्रक्रिया क्या होती थी? ये होती थी रिफ्लेक्शन, कि किसी सरफेस से या स्मूथ सरफेस से लाइट टकराकर अगर बाउंस बैक करती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया? रिटर्न बैक आफ्टर कोलाइडिंग विथ स्मूथ सरफेस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन बिहेवियर ऑफ लाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अच्छा समझो इस बात को। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इसमें ना कुछ एंगल बनते हैं, इसे मैं समझाता हूँ। मैं पहले यहाँ पर एक मिरर बना देता हूँ। अब मिरर की खासियत क्या है कि मिरर एक ही साइड से दिखता है, दूसरे साइड उसके क्या रहता है, कलर पोता रहता है ना। तो जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ऐसे, ये क्या है, ये पीछे वाला साइड है, वैसे समझ लेने का, ठीक है, पीछे वाला साइड है। और ये जो कलर लगाया जाता है ना, ये कोई नॉर्मल कलर नहीं होता है, ये होता है एक सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, उसका लेप लगाया जाता है, AgBr। हाँ, पीछे ब्राउन कलर का या रेड कलर का रहता है, वो क्या रहता है, या कभी कभी किसी शीशे पर व्हाइट कलर का, मतलब कि जैसे चमकीला सिल्वर कलर का भी लगा रहता है उसमें, जैसे चांदी होता है ना, चांदी के कलर का भी पेस्ट लगाया गया रहता है। तो क्या रहता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि मिरर के पीछे पॉलिश जो किया जाता है वो उसमें किस लिक्विड या किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इतना क्लियर है? ओके, देखो अब जैसे ये मिरर है, अब मिरर के परपेंडिकुलर पे मैंने ना एक लाइन मार दिया, अभी समझाता हूँ। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। और जब कभी भी नॉर्मल शब्द कहे तो समझ लेना कि जहां पर नॉर्मल लाइन मारी गई है वो किसी न किसी सरफेस के साथ अपना एक एंगल बनाती है, और वो एंगल होता है 90 डिग्री। तो नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। नॉर्मल लाइन किसी सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना क्लियर है? अब देखो, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर है हमारा सूरज मामा, ठीक है, और यहाँ से इनकी लाइट आई, लाइट ऐसे गिरेगी। बताओ क्या ये लाइट इस मिरर के अंदर छेद कर अंदर चली जाएगी? नहीं, छेद के अंदर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, है, ये एक साइड से पॉलिश्ड है, तो ये इस पर गिरेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो, जो रे आया यानी जो किरण आई उसको हमने कहा इंसिडेंट रे। क्या कहा, इंसिडेंट रे। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट यानी आने वाला रे, आने वाला रे। और जो किरण टकरा के वापस भाग गया उसे हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है ना। यहां से देखो एक एंगल ये है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मजे की बात यह है कि हमको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी, चाहे कुछ हो जाए, वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएट नहीं करेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो जितने एंगल से ये रे गिरेगी ना उतने ही एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट भी होगी। यानी इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा नॉर्मल के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या?
ओके, तो बताओ अगर मैं ये कहूं कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा? वो भी 60 डिग्री होगा। लेकिन एग्जामिनर ये तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है, बच्चों को ये एकदम बढ़िया याद है, I=R, वो सब याद किए रहते हैं। वो कहेगा कि इंसिडेंट रे का जो एंगल है विथ सरफेस कितना है? 40 डिग्री। तो बताओ एंगल ऑफ आर कितना होगा? अब बताओ। अब देखो, सरफेस कौन है भाई? तो सरफेस तो ये मिरर वाला है। और इस सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और हमको पता है ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल बनता है उसे हम कहते हैं आई। और क्वेश्चन में कहा है कि सरफेस के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये ये वाला एंगल, वो कितना दिया है? 40 डिग्री। तो एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक ये 40 है तो बचा हुआ कितना डिग्री बचेगा? 50 डिग्री। यानी हमको ये पता चल जाएगा भाई कि सरफेस के साथ अगर एंगल ऑफ आई सरफेस के साथ है 40, तो एंगल ऑफ आई विथ नॉर्मल कितना हो जाएगा? 50। और हमको पता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है सेम टू सेम एंगल बनता है रिफ्लेक्शन का भी नॉर्मल के साथ। यानी इस सिचुएशन में एंगल ऑफ आर भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा वो क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है ना? अगर कहीं डाउट रहेगा तो पूछ लेना तुरंत। ओके, ठीक है। हाँ, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं करना है, बस हमें पता है कि भाई ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। इसमें सरफेस के साथ वाला ये एरिया दे दिया है, तो बचा हुआ एरिया जितना रहेगा वही एंगल ये भी रिफ्लेक्शन का हो जाएगा। तो इसमें से ये जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में से यही 2 सवाल पूछता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। इसका एक एग्जाम्पल अगर बचपन में प्रयोग किया होगा तो वो क्या होगा कि जब सूरज से रोशनी आती थी तो हमारे पास कोई टूटा फूटा शीशा मिल जाता था, तो हम लोग क्या करते थे, उस शीशे में आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाते थे और किसी के मुंह पर मारते थे और उसकी आंख में चोनी लगती थी, है ना? तो आने वाला जो रे है वो सीधा आता था और जो रिफ्लेक्ट होता था वो सीधा जाता था। तो ये भी एक क्या एग्जाम्पल है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। समझ में आया क्या? ओके, अब चलो, जैसे हमने ये बात करी कि भाई यहाँ पर ये जो मिरर था, ये मिरर था, ये मिरर इधर से ऐसे पॉलिश था, इसकी वजह से ये रे अंदर नहीं घुस पाया। लेकिन क्या हो अगर मैं कोई ऐसा टुकड़ा रख दूं, जो पॉलिश्ड ना हो, ठीक है? कांच होता है बिना पॉलिश वाला जिसमें आर पार हम देख सकते हैं, जो पॉलिश ना हो, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो, ऐसी सिचुएशन में दो वो चीजें होती हैं। जैसे एक नॉर्मल खींच दूं, नहीं सीधे पूरा सीधे नहीं निकलता है, पहले एक नॉर्मल लिखता हूँ। इसमें देखो कुछ रे ऐसे होंगे जो आएंगे यहाँ से और टकरा के इधर चले जाएंगे, और कुछ रे ऐसे होंगे जो अंदर की तरफ घुस जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ घुस जाएंगे। अब देखो, हमेशा जो एंगल बनता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनता है। तो देखो, ये जो रे आया उसको हमने कहा इंसिडेंट, जो गया उसे हम कहा रिफ्लेक्शन, और जो अंदर घुस गया उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये चीज हमें देखने को मिलती है पानी में। ठीक है, अब जैसे पानी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ये ग्लास है, ग्लास में हमने भर दिया पानी, पानी पानी भर देते हैं। जब पानी भर देंगे, हालांकि रिफ्रैक्शन को हम और अच्छे से समझेंगे, अभी यहाँ पे जस्ट मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैं अभी रिफ्लेक्शन समझाने बैठ जाऊंगा, रिफ्रैक्शन समझाने बैठ जाऊंगा, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, जैसे प्लेन जो मिरर होता है वो कितने टाइप का होता है और उसका रिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वर्क करता है, वो छूट जाएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं यहाँ एक ग्लिम्स देख के छोड़ूंगा, रिफ्लेक्शन हम बाद में अच्छे से देखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल अज्यूम कर लेते हैं ताकि हम एंगल बना सके, और जो लाइट आएगी, ये लाइट आएगी, इसको ये हमारा सरफेस मान लेते हैं, पानी वाला सरफेस का कलर दे देते हैं, सरफेस। अब आएगी लाइट और यहाँ से लाइट आएगी, कुछ लाइट होगी जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी और कुछ लाइट होगी जो पानी में अंदर तक चली जाएगी, है ना। तो हमको पता होता है जो ओशियंस होते हैं, ओशियन समुंदर, समुंदर में 200 मीटर की गहराई तक लाइट अंदर पहुंचती है। इसी वजह से तो समुंदर के अंदर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, है ना। समुंदर के अंदर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। अगर भाई हमको पता है पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो अगर लाइट नहीं पहुंचता समुंदर में, तो क्या समुंदर में वो जलीय जो पौधे हैं वो उग पाते हैं? नहीं उग पाते हैं। ठीक है, ओके। तो बताओ, ये जो आया है लाइट, इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। जो यहाँ से टकरा के वापस गया है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो नीचे की साइड आया है, उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ से एक क्या सवाल पूछता है रिफ्रैक्शन में से, कहता है कि रिफ्रैक्शन के टाइम पीरियड में जो किरण होती है, जो रे होती है, वो नॉर्मल से दूर भागती है या नॉर्मल की तरफ झुक जाती है? तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? जो रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन में ये है हमारा नॉर्मल, और ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ झुका है या नॉर्मल से दूर भागा है? क्या दिख रहा है तुमको? नॉर्मल की तरफ झुका हुआ है ना। नहीं, नॉर्मल से दूर नहीं भाग रहा, नॉर्मल की तरफ झुका हुआ है। दूर भागने का मतलब ये है, देखो ये रिफ्लेक्शन में दूर है, ये दूर जा रहा है। इस एंगल को हम जितना ऐसे ऐसे करेंगे, अगर ये और ऐसे सीधा होते जाएगा, सीधा होते जाएगा, ये और ऐसे ऐसे होता जाएगा। ये रिफ्लेक्शन वाला हमेशा दूर भागता है और रिफ्रैक्शन वाला ये हमेशा इसकी तरफ आते जाता है, ऐसे ऐसे पास में आएगा, पास में आते जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे में जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल के पास आता है, उससे दूर नहीं भागता है। ठीक है, बस इतना याद रखना अभी के लिए। इतना क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ओके, चलो अब हम एक चीज समझते हैं, मिरर। कि मिरर जो होता है ना, शीशा, यहाँ पे लिख देता हूँ मिरर। कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनका रिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर किस तरीके से काम करते हैं। जैसे शीशा में हमें अपना चेहरा क्यों दिखाई देता है? दिन के टाइम में या जब लाइट जल रही होती है तभी शीशे में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। क्या रात में लाइट बुझा करके हम अपना चेहरा शीशे में देख सकते हैं? नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कहीं न कहीं मिरर्स का और लाइट के रिफ्लेक्शन से कुछ न कुछ रिलेशन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर मिरर बना दूं और यहाँ पर खड़े कर दूं किसी को, है, तो भाई इसका जो चेहरा है इसमें ये कैसे दिखेगा? जब लाइट आएगी, लाइट, ठीक है, इसके चेहरे पे पड़ेगी, इसके चेहरे पे पड़ के लाइट टकरा के मिरर पर जाएगी और मिरर से टकरा के फिर इसके आंखों में आएगी, तो इसको दिखाई देगा कि ओ हो मेरे ही जैसा दिखने वाला सामने कोई और भी खड़ा है। समझ आ रहा है? तो देखो, अब मिरर के बारे में समझते हैं। मिरर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले चीज, लेंस और मिरर में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अभी नॉर्मल लेंस को भी अच्छे से बाद में समझाऊंगा। लेंस और मिरर, देखो लेंस में क्या होता है, लेंस में ना उसका दूसरा साइड कभी पॉलिश नहीं होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन मिरर में उसका दूसरा साइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है। ये लेंस में ये वाला सेक्शन नहीं मिलेगा पॉलिश्ड वाला, मिरर में ये वाला सेक्शन हमें पॉलिश्ड दिखेगा, दिखेगा। जैसे जो हम चश्मा पहनते हैं,
चश्मा पहनते हैं, चश्मा, इस पे क्या कोई पॉलिश्ड होता है आगे पीछे? नहीं होता है ना? हम इधर से देखते हैं, हमें फटाफट दिखाई दे देता है ना? तो ये क्या रहता है? लेंस रहता है, उसे हम मिरर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेकिन लेकिन जो टॉर्च होता है, टॉर्च, और टॉर्च में जहां पर वो निकला रहता है, लाइट लगी रहती है, तो लाइट किसी न किसी कैविटी में लगी, मतलब ये ढक्कन रहता है, ये ढक्कन पे कुछ न कुछ ऐसे ऐसे पॉलिश रहता है, चमकीला सिल्वर कलर का, है ना? ऐसे कर्व टाइप में रहता है और यहाँ पर लाइट निकली रहती है। तो ये क्या रहता है? ये ये रहता है तुम्हारा मिरर। इसको हम मिरर कहेंगे, इसको लेंस नहीं कहेंगे। लेकिन इस जो टॉर्च है, टॉर्च, टॉर्च के जो मुंह पर, थुथुर पर जो ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन वो पारदर्शी होता है, उसमें से लाइट बाहर निकल जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लेंस। लेंस। अब अगर इसी लेंस को तुम अलग अलग डिजाइन दे दो, तो लाइट, जो टॉर्च है, टॉर्च के अंदर से निकलने वाली रोशनी भी तुम्हें अलग अलग डिजाइन की मिलेगी। तो कुछ कुछ जो टॉर्च होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसको घुमाओ तो पतली लाइट निकलेगी, फिर घुमाओ तो चौड़ा लाइट निकलेगा, है ना? तो हम लोग जब मिरर और लेंस पढ़ेंगे उसको, तब उसमें समझेंगे कि कौन सा लेंस है जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कौन सा लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो लेंस को पढ़ने से पहले हमें मिरर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि मिरर और लेंस में बस इतना ही फर्क है कि मिरर के पीछे हमें पॉलिश्ड देखने को मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और लेंस में कोई भी पॉलिश्ड देखने को नहीं मिलता है। बाकी सारा का सारा फंक्शनिंग जैसा मिरर का है वैसा ही लेंस का रहेगा। क्लियर है? ओके, तो अब हम थोड़ा सा मिरर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मिरर तीन टाइप के होते हैं, नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। देखो, मिरर नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल मिरर भी दो भाग में डिवाइड होता है, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉनकेव और एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। समझ में आया? तो देखो, अगर हमें मिरर पढ़ना रहेगा तो मोटे तौर पर हमें प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना रहेगा। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस मिरर के हिस्सा हैं? स्फेरिकल। और क्यों इन्हें स्फेरिकल कहा जाता है, जब मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा अभी तो वो समझ में आ जाएगा। तो वो स्फेरिकल मिरर से ही बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। ओके, चलो यहाँ हम शुरू करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को हम कहते हैं समतल, जिसका तल समान हो, समतल दर्पण। मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण। समतल मतलब जिसका तल समान हो, जिसमें उभार ना हो, कोई खड्डा खुड्डी ना हो, एकदम प्लेन हो, समतल हो, ठीक है। तो जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, जिसमें ये लोग मेकअप वेकअप करते हो तुम लोग देख ताक के, वो क्या रहता है? वो प्लेन मिरर रहता है, ठीक है। वो प्लेन मिरर रहता है। अगर इसी प्लेन मिरर को कॉनकेव या कॉन्वेक्स बना दिया जाए तो कोई कोई तुम्हारा चेहरा जो है बानर की तरह भालू हो जाएगा बड़ा बड़ा, और कोई कोई एकदम चींटी की तरह दिखने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो जिसमें अगर तुम्हारा चेहरा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, जैसे हो वैसे ही, वो समझ लो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। तो हमारे घर में पाए जाने वाला मिरर, चाहे कहीं बाथरूम में जो लगा हुआ मिरर है, वो सारे के सारे कैसे मिरर होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। अब देखो, इस प्लेन मिरर के ना कुछ स्पेसिफिकेशन है। क्या स्पेसिफिकेशन है? मैं यहाँ प्लेन मिरर, इसमें स्पेसिफिकेशन यूं है कि जैसे मान लो मैंने ये मिरर बनाया, ठीक है, ये मिरर है। तो यार मिरर गड़बड़ हुई है, मैं थोड़ा सा ऐसे बना, मिरर है, और मिरर की पहचान कैसे रहेगी? पीछे उसके ये डैश 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 वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है। अब इस मिरर में मान लो कि यहाँ पर
तुम हो और आगे जा रही हो भाई, आगे जा रही हो, ठीक है, आगे की तरफ तुम बढ़ रही हो। तो जब तुम आगे की तरफ बढ़ोगी तो इस मिरर में तुम्हारा एक प्रतिबिंब दिखाई देगा कि नहीं देगा, मतलब इमेज, इमेज दिखाई देगा ना। हाँ, इमेज दिखाई देगा। अब देखो, प्लेन मिरर की खासियत यह है कि बाहर जो इंसान जिस स्पीड से चलता है, मान लो कि ये v स्पीड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो मिरर के अंदर आने वाले इंसान की वेलोसिटी हमें 2v नजर आएगी। कितना नजर आएगी, 2v, यानी दुगुना नजर आएगी। समझ में आया, दुगुना। पहली स्पेसिफिकेशन क्या है कि जो इमेज का वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की दुगनी होती है। ये मैं कह देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये इसमें दिखाई देने वाला इसका इमेज, इमेज। तो पहली स्पेसिफिकेशन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। इतना क्लियर है, ओके। पहली स्पेसिफिकेशन है कि भाई मिरर में हम कुछ भी करेंगे तो वो हमें दुगनी रफ्तार से दिखाई देगी। इसलिए जब हम जिम में जाते हैं, जिम में, और थोड़े ही टाइम में एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम के मिरर में ऐसा लगता है कि हम बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं, एकदम हमारी बॉडी सॉडी बन गई है, एब्स एब्स सब दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर में ये इतना उभार है ना, तो इमेज में इतना उभार दिखाता है। समझ में है? तो इसलिए बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, यार जब मैं इसमें जिम के मिरर में देखता हूँ तो एकदम हैकर तैकर दिखता हूँ, घर पे आके देखता हूँ तो एकदम लुड पुड दिखता हूँ, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये किसका कमाल है, ये मिरर का कमाल है। ठीक है, कि मिरर की, प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, उसमें जो भी इमेज की वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की हमें दुगुना दिखाई देती है। पहली चीज ये समझ में आ गई, ओके। अब मान लेते हैं कि ये जो मिरर है ना, इस मिरर को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। जैसे मान लो, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ, नहीं रहने दो। भी ये मिरर को मैं ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, टेढ़ा, कुछ एंगल बना दूंगा, कुछ एंगल से टिल्ट कर दूंगा। मान लो ये एंगल थीटा से टिल्ट हुआ, तो जब एंगल थीटा से टिल्ट करूंगा ना, तो इसके अंदर का जो इमेज होगा ना, इमेज, इसकी, इस इमेज के भी एंगल में 2 थीटा का टिल्ट होगा। इमेज कितने एंगल से टिल्ट हो जाएगा, 2 थीटा से। समझा? जैसे कि ये नॉर्मल था, नॉर्मल 0 डिग्री पर मान लो ऐसे खड़ा हुआ था, या 90 डिग्री पर, ऐसे 90 डिग्री पर ये खड़ा हुआ था हमारा मिरर, मिरर। और मैंने इसमें जो इमेज बना हुआ था वो भी देखा, इमेज का भी एंगल है 90 डिग्री सरफेस के साथ। तो जैसे ही मैं इसको ना, इसको मैं अगर 45 डिग्री से क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं इस मिरर को, तो इस इमेज में जो एंगल बनेगा वो इसका दुगुना बनेगा। एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का ही। समझा? तो इसमें प्लेन मिरर की दूसरी खासियत क्या है कि अगर हम मिरर में थीटा एंगल का इंक्लिनेशन लाते हैं, यानी थीटा एंगल से चेंज करते हैं, तो इमेज में 2 थीटा एंगल से चेंजेस देखने को मिलता है। यानी कि इफ मिरर tilted by angle theta, by angle theta, then image will tilt by angle 2 times of angle theta। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमेशा कि जब जब हम मिरर की तरफ चलते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की दुगनी होती है इमेज की वेलोसिटी, यानी मिरर में हमें हमारी जो इमेज है वो दुगनी रफ्तार से हमारी तरफ आते हुए दिखाई देगी। और अगर हम मिरर को टिल्ट करते हैं तो इमेज जो है, अगर टिल्ट करते हैं थीटा से, तो इमेज टिल्ट हो जाएगा 2 थीटा से, 2 थीटा से। इतना क्लियर हो गया? तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज समझो कि जो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, और इस मिरर से
कुछ 10 मीटर की दूरी पर तुम खड़े हो, ठीक है, मिरर से 10 मीटर की दूरी पर तुम खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 10 मीटर, तो तुम्हारा इमेज भी इसमें दिखाई देगा, इमेज। तो इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा ना, इमेज, अब इमेज उस मिरर के अंदर होगा, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि इस इमेज को मैं इस साइड बना देता हूँ, ताकि ये समझ में आए कि इस मिरर के अंदर इमेज है। इस इमेज और मिरर के बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर का ही होगा, समझे, वो 10 मीटर का ही होगा। यानी डिस्टेंस की सिचुएशन में यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज में, हम मिरर से जितनी दूर खड़े रहेंगे हमारे इमेज का भी डिस्टेंस सेम टू सेम होगा। तो हम कहेंगे कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, समझ में आया? ये प्लेन मिरर का 3 स्पेसिफिकेशन याद रखना, यहीं से सवाल पूछता है। क्या है पहली स्पेसिफिकेशन, क्या थी पहली स्पेसिफिकेशन? पहला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखो यहाँ, क्योंकि इमेज की दुगनी होती है, इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या था, एंगल थीटा जो है, अगर थीटा है किसका, ये मिरर का, मिरर को अगर थीटा से चेंज करेंगे तो इमेज में 2 थीटा का चेंज आएगा, यानी एंगल ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ मिरर, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसी बेस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा, न्यूमेरिकल्स कहता है कि अ गर्ल मूव टुवर्ड्स अ मिरर, अ गर्ल मूव टुवर्ड्स अ मिरर, ठीक है, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड शी सॉ हर इमेज, at distance of 30 meter, then find, क्या फाइंड करना है, पहली चीज फाइंड करना है कि उस लड़की की प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, तो उसने जब चलना स्टार्ट किया था तब मिरर से और उस लड़की के बीच में कितना डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस इन बिगिनिंग, ठीक है। और तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है कि अभी जो लड़की है यानी वो ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यानी वो लड़की एंड इमेज, कैन यू फाइंड इट, मैं स्टॉप करूं, ट्राई करो, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है। देखो इसके लिए सीधा क्या करना है, जैसे ही आए तुरंत फटाक से एक दिमाग में या कहीं पर रफ पे बना लेने का इमेज, ये हो गया मिरर एम और यहाँ पर लड़की, ठीक है, लड़की बना लो। अब देखो इसने कहा कि भाई इसने चलना शुरू किया और जब वो 30 मीटर पर आई तब उसको यहाँ पर इमेज दिख गया, तो मैं इमेज को थोड़ा इस साइड बना रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है।
तब उसको इमेज दिख गया। पहले हमें एक चीज मिल गया कि भाई अच्छा वो अभी कहाँ पर है, अभी यहाँ 30 मीटर पर है और उसको यहाँ पर इमेज दिखा कि उसकी इमेज जो है 30 मीटर पर उसको दिखाई दे रही है। तो हमको पता है डिस्टेंस के मामले में जो इमेज का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो हम कहेंगे कि पहले ए का जो आंसर होगा वो तो होगा 30 मीटर, 30 मीटर, क्योंकि उसने जब देखा कि मेरी इमेज 30 मीटर दूर दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि वो खुद 30 मीटर पर खड़ी है, तभी तो उसकी इमेज 30 मीटर दूर दिखाई दे रही है उसको, डिस्टेंस। उसके बाद दूसरे में क्या कहा, प्रेजेंट डिस्टेंस से समझ में आ गया। दूसरे में कहा कि डिस्टेंस इन बिगिनिंग, यानी जब उसने स्टार्ट किया था। अच्छा, जब चलना उसने स्टार्ट किया तो कितने की स्पीड से चल रही थी वो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और कितने सेकेंड चला, आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कम से कम वो 5 सेकेंड चली होगी। तो हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s इंटू टी, तो 10 उड़ते 5 बराबर 50 मीटर, यानी ये यहाँ पर आने से पहले 50 मीटर इसने तय कर लिया है। और जब ये 50 मीटर है और ये 30 मीटर है, यानी जब वो यहाँ थी तो उसका डिस्टेंस मिरर से कितना था, 50 प्लस 30 यानी 80 मीटर था। यानी बी का आंसर क्या आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। और फिर कहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बताओ उसका इमेज कितने पर बना, 30 पर। तो यहां से यहां तक इसका 30 मीटर और फिर इमेज का 30 मीटर, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। तो टोटल मिला करके 60 मीटर, 30 60 मीटर। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्टेंस इन बिगिनिंग 80 मीटर और टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 60 मीटर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको ठीक है सॉल्व हो गया। आज के लिए हम इसको इतना रखते हैं और बाकी के बचे हुए मिरर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है।